नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक घटना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये भी उस समय की है जब मैं आईजी रेंज बरेली हुआ करता था। आज का जनपद है फिर से शाहजहाँपुर। ये उसी दिन की बात है जिस दिन रात में 1 बजे के आसपास एक 5 वर्षीय बच्ची की हत्या हुई थी और दूसरी 7 साल की बच्ची जो उसकी बहन थी वो मरणासन अवस्था में खेतों में मिली थी। ये उसी दिन यानी 22 फरवरी 2021 की बात है। वो 22 तारीख में रात में 12 बजे के बाद घटना हुई थी, इसलिए उसमें FIR 23 तारीख में लिखी थी। दिन वही था। शाम को 6 बजे 112 कंट्रोल रूम पर 5-6 लोगों ने एक साथ कॉल की। उनका ये कहना था कि नगरिया रिंग रोड पर, ठीक नगरिया मोड़ से थोड़ा आगे, थाना तिलहर में पड़ता है, वहाँ पर सड़क के किनारे एक पूरी तरह से नग्न अवस्था में जली हुई लड़की सड़क के किनारे खड़ी है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, तुरंत फोर्स भेज दीजिए। 112 कंट्रोल रूम ने GPS की लोकेशन में सबसे नज़दीक जो 112 की मोबाइल जो व्हीकल इनोवा होती है वो खड़ी थी, उसको खबर दी कि फ़ौरन आप नगरिया रिंग रोड वाले मोड़ पर पहुँचें। इसी बीच में जो व्यक्ति नगरिया मोड़ से शहर की तरफ जा रहा था, आगे पड़ने वाली चौकी पर रुका। चौकी इंचार्ज मौजूद थे और उनको बताया कि यहाँ भीड़ बहुत लगी है, एक लड़की बिल्कुल नग्न अवस्था में पूरी तरह से जली हुई सड़क के किनारे खड़ी है। भीड़ बहुत ज़्यादा लगी हुई है, सब लोग उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। चौकी इंचार्ज को समझने में देर नहीं लगी कि कोई बड़ा मामला है, झंझटिया मामला है। बिना जरा सा विलंब किए हुए वो मौके पर पहुंचे। चौकी इंचार्ज ने जो बताया कि साहब वहाँ की स्थिति देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं दंग रह गया। पुलिस में रहने के बावजूद सड़क दोनों तरफ जाम थी, 250-300 लोग थे वहाँ पर। इससे थोड़ा कम ही 4 पहिया 2 पहिया वाहन भी थे। 4 पहिया वाहन वहीं रोड पर खड़ी करके लोग बाहर निकलकर मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। उसने बताया कि जैसे कभी कभी साहब स्टेडियम में रात के मैच में नज़ारा होता है कि पूरा स्टेडियम तारों की तरह चमकता रहता है, जो मोबाइल लोग लिए हुए और फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करते रहते हैं, ठीक उस तरह की बात थी। बात फरवरी की थी, ठंडक का मौसम था। 6 बजे का मतलब शाम हो चुकी थी, लगभग रात हो रही थी और इतनी भीड़। फ़ोटो खींच रहे थे लोग, मोबाइल बना रहे थे, मोबाइल वीडियो बना रहे थे, 250 लोग। कुछ जिज्ञासु लोग अपने मोबाइल की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके उससे सवाल भी पूछ रहे थे। क्या नाम है, कहाँ रहती हो, तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है, बाप कौन है, क्या नाम है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, कितने भाई बहन हो। एज इफ़ कि वो वहाँ पर बस उनके हाथ में एक आईडी नहीं थी, बाकी वो बिल्कुल उसी तरह एक्ट कर रहे थे जो वो टीवी पर एंकरों को करते हुए या रिपोर्टरों को करते हुए सुनते थे। और वो बहुत ही स्पष्ट आवाज़ में अपना भी नंबर, अपने पिताजी का भी नंबर, अपना पता, सब कुछ बता रही थी। इस पूरी 250 की संवेदनहीन मरी हुई भीड़ में से एक सब्जी बेचने वाला निकला, उस लड़की के पास आया। ऊपर उसने स्वेटर या कोट टाइप कुछ पहना था, नीचे लुंगी पहनी थी। अपनी लुंगी उतारी, उसके कंधे से उड़ा के उसके हाथ में पकड़ाया और खुद एक नेकर में, एक जांघिया में वहाँ से चला गया। और इस पूरी प्रोसेस को भी और नज़दीक आके रिकॉर्ड करने वालों की भीड़ लग गई। किसी ने उस व्यक्ति का नाम नहीं पूछा, ये बताया गया बुजुर्ग आदमी था, सब्जी बेचने वाला था।
वो बीच बीच में पानी पिलाने के लिए कह रही थी कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलवा दीजिए। चौकी इंचार्ज ने फ़ौरन इंस्पेक्टर को सूचना दी, एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहा और फोर्स जल्दी ले आने के लिए कहा। उसने कहा, साहब जब मुझे थोड़ा सा इतना अटपटा लगने के बाद जब गुस्सा आया तो मैंने भीड़ से कहा कि तुम इसकी वीडियो बना रहे हो। मैंने पूरी भीड़ की वीडियो बना ली है। आप लोग किसी लड़की की मजबूरी की नुमाइश कर रहे हैं। किसी ने भी अपनी गाड़ी से निकाल कर एक बोतल पानी नहीं पिलाया। सब एंगल बना बना के आप वीडियो बना रहे हैं इसका। इतना सुनते ही कि चौकी इंचार्ज ने भीड़ की वीडियो बनाई है। देखा भी था लोगों ने, भीड़ की वीडियो बनाई है उसने। वहाँ से लोग खिसकने लगे और 10 मिनट के भीतर पूरी सड़क खाली हो गई। इतनी देर में इंस्पेक्टर की गाड़ी आ गई। गाड़ी में वो सफ़ेद कपड़ा हमेशा रहता है, आप लोग जानते हैं, पंचायतनामा के लिए। फ़ौरन उसने 2 चादरें निकाली, उससे उसके पूरे शरीर को ढका। एम्बुलेंस भी आ गई। एम्बुलेंस में बिठाया और उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रवाना किया। इस बीच में CO सिटी, SP सिटी, SPRA, सारी टीमें जितनी हैं, चूँकि शहर के पास का मामला था, थाना तो तिलहर था जो ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन शहर से बहुत पास था। शहर से वहाँ की दूरी 10 किलोमीटर के आसपास रही होगी। अंधेरा एकदम आ गया था। इंस्पेक्टर भी उस एम्बुलेंस के साथ गया। उसने लड़की से फिर रिपीट किया कि तुम्हारे घर में कौन है। उसने अपने पिता का मोबाइल नंबर बताया। मोबाइल नंबर पे उसने फ़ोन करके इनके फादर को बताया कि आपकी बेटी यहाँ नगरिया मोड़ पर जली हुई अवस्था में है और हम लोग इसे लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। उनके फादर ने बताया कि मुझे भी पता लगा है, मैं बहुत नज़दीक आ गया हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ। एम्बुलेंस, लड़की के पिता मोटरसाइकिल से और बाकी लोग भी सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ आसपास कुछ नहीं पता लग रहा था। मौके को देख के लग रहा था कि लड़की वहाँ कहीं से चल कर आई है। न वहाँ कोई जले हुए का निशान था, न जले हुए कपड़े थे। प्राइमा फेसी वहाँ पर सभी पुलिस अधिकारियों को ऐसा लगा कि कोई गाड़ी से उसको जलाकर फेंक गया, एकदम ठीक सड़क के किनारे। इसके अलावा कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। और यही जो अनुमान था, इसी अनुमान को लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज़ पर धड़ाधड़ सोशल मीडिया पर चलने लगा कि शक्ति मिशन के पखवाड़े में एक लड़की को जिंदा जलाया गया। ये हुआ, वो हुआ, आप समझ सकते हैं। घटना थी, ऐसी घटना थी जिसमें नमक मिर्च लगाकर उसे अच्छी तरह से चलाया गया। अस्पताल में लड़की का इलाज शुरू हो गया। लड़की के पिता से जानकारी की गई तो उसने अपना नाम राजेश सन ऑफ रामेश्वर, रेजिडेंट ऑफ भैसरा कलां, थाना कांठ बताया। उसने घटना के संबंध में एक तहरीर दी और उसने बताया कि उसकी पुत्री नीति, ये बदला हुआ नाम है, पिछली बार मैं बता नहीं पाया था, लोगों ने सवाल पूछा था कि उसकी पुत्री नीति जो SS कॉलेज शाहजहांपुर में BA तृतीय वर्ष की छात्रा है, उसको लेकर दिन में 11 बजे कॉलेज वो आया था। गेट पर उसको छोड़ दिया, वो कॉलेज के भीतर चली गई और मैं गेट पर हमेशा की तरह इंतज़ार करता रहा कि 3 से 4 के बीच में इसके क्लास छूट जाएंगे और तब मैं इसको लेके घर जाऊंगा। जब 5 बजे तक वो नहीं आई, बच्चे ऐसा लगा कि सब निकल गए, तो मैं खुद कॉलेज के भीतर गया। चपरासी वहाँ के कमरे को बंद कर रहा था, ताले बंद हो रहे थे। मैंने उसके कॉरिडोर में फर्स्ट फ्लोर में जाके देखा, मेरी बेटी कहीं नहीं दिखाई दी। टीचर्स जो निकल रहे थे उनसे भी पूछा, जिनको मैं जानता था कि वो पढ़ाते हैं, उन्होंने भी अनुभवी किताब व्यक्त की। वहाँ से मैं किताबों और कॉपियों की दुकान, जो मुझे पता था जहाँ पर सामान्य रूप से वो जाया करती थी किताबें और कॉपियाँ लेने के लिए, वहाँ पर देखा, वहाँ भी नहीं पता लगा। फिर शहर की तरफ चला गया कि हो सकता है किसी के साथ कहीं कुछ खाने के लिए चली गई हो, लेकिन वहाँ पर भी कुछ पता नहीं लगा। करीब 6:15 बजे पहले तो किसी उनके मित्र ने बताया कि भाई भीड़ लगी है, ज़रा देखो,
लेकिन उसके बाद तुरंत इंस्पेक्टर ने फ़ोन करके बताया कि आपकी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। देखने वाली बात यह है कि जब वहाँ भीड़ वीडियो बना रही थी, फ़ोटो खींच रही थी, वहाँ भी इस लड़की ने अपने पिता का नंबर बताया था। नंबर पूछने वाले ने नंबर तो पूछा, लेकिन उसके पिता को खबर नहीं की। उस तहरीर पे थाना तिलहर पे क्राइम नंबर 102/21, धारा 326, 307 IPC बनाम अज्ञात FIR दर्ज कर ली गई। जैसा कि मैंने बताया था कि ये उसी दिन की घटना है जिसका मैंने पार्ट 236 में जिक्र किया था। इस घटनास्थल के बाद मैं बरेली पहुंचा ही नहीं था कि दूसरी घटनास्थल पर मुझे आना पड़ा, और उस दिन पूरी रात मैं शाहजहांपुर में ही रहा, और इस घटनास्थल से उस घटनास्थल और इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल सुबह लौट पाया था। ये घटना गंभीर थी। इसमें हमारे ADG जोन 6 अविनाश चंद्रा साहब भी आ गए। ये पता नहीं लग पा रहा था कि आखिर ये क्या हुआ है इसके साथ, कहाँ जलाई गई, कहाँ जली, कहाँ से आई, कुछ भी पता नहीं लग रहा था। और उसके पैरों में कोई जूते चप्पल भी नहीं थे। फॉरेंसिक्स के और क्राइम ब्रांच की टीम जब पहुंची वहाँ पर, तो उन्होंने जिस तरफ से उसका आना हो पता लग रहा था, खेत में पानी जो मिट्टी थी वो बहुत नम थी, पैरों के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उल्टी तरफ से उन्होंने देखना शुरू किया। खेतों के बीचों बीच चलकर वो आई थी। किनारे पहुँचे तो एक बड़ा सा बाग है, निरा सुनसान, और आसपास कोई आबादी नहीं, और अगल बगल उसमें गन्ने के खेत थे। बाग और सड़क के बीच में बड़ा पैच, बड़ा खेत गन्ने का था, जिससे सड़क की कोई चीज़ गन्ने के उस पार बाग में क्या हो रहा है वो कोई देख नहीं सकता था। जहाँ वो सड़क पर खड़ी थी वहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर वो बाग था। कोई आबादी वहाँ नहीं थी। गन्ने के खेत के ठीक बगल में, बाग के कोने में, एक जगह पर सारे कपड़े, जो लड़कियों के कपड़े होते हैं वो सारे कपड़े, जूते, कॉलेज जाने वाली फाइल, सब ऐसा लगता था कि एक जगह रख के जलाए गए हैं। सब एक ही जगह जले हुए थे। वहाँ से थोड़ी दूर पर करीब 10 कदम पर गन्ने का खेत जैसे ही शुरू होता है, उसमें 2 कदम भीतर की तरफ एक शराब की बोतल और 3 या 4 प्लास्टिक की गिलासें पड़ी हुई थी। एक दवा की शीशी, जो करीब 250 ml की दवा की शीशी थी, वो भी थी, जिसमें तेज मिट्टी के तेल की महक आ रही थी। फॉरेंसिक टीम हर कोने की जांच कर रही थी। फुटप्रिंट, शराब की बोतल के फिंगरप्रिंट और माचिस की तीलियां सब इकट्ठा करके उन सब में नंबर डाल के उन्हें संकलित किया गया और उन्हें सील बंद किया गया। संघर्ष के कोई निशान वहाँ पे नहीं थे। किसी तरह के संघर्ष के कोई निशान अच्छी तरह से देखा गया, वीडियोग्राफी की गई, वहाँ नहीं थे। फॉरेंसिक्स वालों का कहना था कि बोतल जो यहाँ पर है वो गिलास है, इसमें डस्ट इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि ये लगता नहीं है कि बिल्कुल ताज़ी इस्तेमाल की हुई है। ये कम से कम 3 दिन 4 दिन पुरानी बॉटल लग रही है। खैर, वहाँ पहुंचकर सब आगे पीछे देखा गया। जाने का रास्ता तो पता लग गया कि किस तरह से वो वहाँ सड़क के किनारे पहुंची होगी। आने का रास्ता नहीं समझ में आ रहा था, किधर से आई होगी, क्यों यहाँ आई होगी, कौन था उसके साथ, कैसे एक साथ सारे कपड़ों को इकट्ठा करके और उसको जलाया गया। और ऐसा लगता था कि वो पूरे कपड़े जो शरीर में थे उसको उतार के एक जगह रख के जलाया गया। ऐसा कौन कर सकता है? इस बीच अस्पताल में जली हुई अवस्था में नीति पूरे होश और आवास में थी और बात कर रही थी। महिला आरक्षी कोमल पुंडीर को उसकी सहायता के लिए लगाया गया था। जब यहाँ कुछ नहीं पता लगा तो अधिकारियों ने कोमल पुंडीर से बात की कि भाई इससे पूछो कि क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, किस लिए हुआ था, क्या समय था, कौन कौन था। धीरे धीरे करके प्यार से इन सवालों को पूछो, क्योंकि ये जिस हिसाब से अखबार टीवी में ये सब कुछ चल रहा है, ऐसा लगता है कि इसमें किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई जरूर हो जाएगी। इतनी गंभीर घटना थी।
कोमल ने धीरे धीरे उससे पूछना शुरू किया। उसने अपना नाम, पिता का नाम, भाई का नाम, नंबर, किस क्लास में पढ़ती है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन सा ईयर है, फर्स्ट ईयर में कितने नंबर थे, सेकेंड ईयर में कितने नंबर थे, सब कुछ सही सही बताया। जैसे ही ये बात शुरू की कोमल ने कि हुआ क्या था, उसने कहा मुझे कुछ याद नहीं है। उसने कहा कि मैं यहाँ कैसे पहुँची ये भी मुझे याद नहीं है। मेरी आँख खुली तो मैं बिना कपड़ों की थी, जली हुई थी। मुझे मोटर गाड़ी की आवाज़ सुनाई पड़ी, मुझे लगा पास में सड़क है, मैं वहाँ से सड़क पर आ गई। उसके बाद फिर भीड़ इकट्ठा हुई, फिर पुलिस आई, फिर एम्बुलेंस आई और मैं अस्पताल आ गई। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं पता। सड़क पर मैं प्यास लगी थी, मदद मांगने आई थी कि शायद मुझे कोई पानी पिला देगा। अब उसके कुछ न बोलने से परेशानी और बढ़ गई कि आखिर हुआ क्या था, किसने किया था, हम कैसे आगे बढ़ें। और मौके पर जो शराब की बोतलें, एकांत की बाग, सारे जले हुए कपड़े, मिट्टी के तेल की शीशी, ये देखकर जो दिमाग में आ रहा था, जो पिक्चर बन रही थी, जो फोर्सी कर रहे थे, वो बड़ा भयावह था। इतना भयावह कि किसी बड़ी वारदात की तरफ ये इशारा कर रहा था। जो देख रहा था वो निशब्द हो जा रहा था कि कुछ बड़ा जरूर घटा है। मेडिकल रिपोर्ट का वेट किया जा रहा था कि लड़की के साथ हुआ क्या है, और ये भी कि शायद लड़की थोड़ी देर में थोड़ा सा शांत हो तो कोई बात बता दे। चूंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शाहजहांपुर में बर्न वार्ड नहीं है, तो वहाँ डॉक्टरों ने सलाह की साहब इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल, पार्क रोड, हजरतगंज में, लखनऊ में, वहाँ पर नया और अत्याधुनिक बर्न वार्ड बना है, वहाँ इनको शिफ्ट किया जाए, वहीं इनका सही इलाज हो पाएगा। बर्न इंजरी 50 से 60% के बीच में है। सर्वाइवल का रेट ऐसे में बहुत कम है, लेकिन सर्वाइव कर सकती है अगर अच्छी केयर मिल जाए तो। डॉक्टरों की सलाह पर एक एम्बुलेंस में महिला कांस्टेबल, महिला सब इंस्पेक्टर और एक डिप्टी एसपी उस पीड़िता को लेकर एम्बुलेंस में श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। ये लोग उधर रवाना हुए, इधर हमने अपनी टीम अलग अलग जो बनी थी उनको सबको उनके काम बता दिए, एसपी को उसका काम बता दिया, और सब लोग अपने अपने काम में लग गए और मैं बरेली के लिए वापस हो गया था। बाकी मैंने आपको बताया है कि पुनः फिर मुझे क्यों आना पड़ा। जब मैं फिर आया और दूसरी वाली घटना में उस घायल बच्ची को लेकर हॉस्पिटल आया, तो उस समय मुझे बताया गया कि लड़की की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में जो अंकित था वो ये था कि 54% जला होना बताया गया उसको, और सप्लीमेंट्री रिपोर्ट में ये था कि देयर आर नो साइंस ऑफ सजेस्टिव पेनिट्रेशन इन प्राइवेट पार्ट्स बट देयर इज़ एविडेंस ऑफ फिजिकल असॉल्ट। यानी कि यह स्पष्ट हो गया कि बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हुआ है, पर शरीर पर कुछ चोटों के निशान हैं। 22 को ही जब वो बर्न वार्ड में पहुंची तो वहाँ महिला चिकित्सक ने उसका डाइंग डिक्लेरेशन लिया। बर्न वार्ड का मतलब जो वहाँ जली हुई अवस्था में लोग जाते हैं उन्हीं के लिए है, और जो 50% से या उससे ज़्यादा जला हुआ है, चाहे किसी ने जलाया हो या वो खुद जली हो, ज़्यादातर महिलाएं हैं और डोमेस्टिक वायलेंस के केस सबसे ज़्यादा आते हैं। ऐसे में मरीज का कोई भरोसा नहीं, कब उसको सेप्टिक हो जाए, सेप्टिसीमिया हो जाए, और कब उसका देहांत हो जाए। इसलिए उसके दाखिल होते ही उसी दिन पहले महिला चिकित्सक उसका डाइंग डिक्लेरेशन ले लेती है, जो एडमिसिबल है लॉ में। उसके बाद प्रतिदिन वहाँ पर एक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है जो शाम के समय आते हैं और उस दिन की भर्ती जितने भी बर्न पेशेंट्स हैं उनका डाइंग डिक्लेरेशन नोट करते हैं। महिला चिकित्सक ने जब उसका डाइंग डिक्लेरेशन नोट किया तो उसने यही बताया कि मैं स्कूल में अपनी एक दोस्त पिंकी से मिली, फिर उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। पहली बार जब उसने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शाहजहांपुर में महिला चिकित्सक को बताया था, जब कोमल उससे पूछ रही थी,
उसने पिंकी का भी नाम नहीं लिया था। इस बार बताया कि मैं गई थी वहाँ, पिंकी से मिली थी। मिलने के बाद का मुझे कुछ याद नहीं है। पहले होश आया तो मैं खेत में थी, फिर सड़क पे थी, फिर भीड़ आई, फिर पुलिस आई, फिर एम्बुलेंस आई, फिर मैं अस्पताल गई, अस्पताल से फिर यहाँ लखनऊ आ गई। मैंने बताया बर्न वार्ड में शाम को एक मजिस्ट्रेट ज़रूर जाते हैं, रेगुलर है, रूटीन में है। उस दिन भी गए और उन्होंने उसके डाइंग डिक्लेरेशन के लिए उससे कहा कि तुम्हें जो कुछ कहना हो बताओ, मैं मजिस्ट्रेट हूँ, तुम्हारा बयान नोट करूँगा। मजिस्ट्रेट को जो उसने बयान दिया, उसने कहा कि मेरी सहेली पिंकी के कहने पर मैं स्कूल के बाहर गई थी, उसके बाद की घटना याद नहीं। फिर उसने कहा कि उसमें मैं मनीष को पहचानती हूँ, एक उसकी बहन का देवर है जिसका नाम मुझे नहीं पता। गंभीर बात थी। जैसे ही मजिस्ट्रेट वहाँ से चले गए, पूछा गया या पता किया गया तो मजिस्ट्रेट के सामने उसने यही बयान दिया था, मनीष और पिंकी। उसके जाने के बाद वहाँ पर जो महिला सब इंस्पेक्टर थी, लेडी सब इंस्पेक्टर चंद्रा टमटा और कांस्टेबल कोमल पुंडीर। चंद्रा टमटा से ये कहा गया कि ज़रा जो उसने बयान दिया है उससे फिर से पूछो कि डिटेल में बता दे, और उसका बयान वीडियो रिकॉर्ड भी कर लेना, लिख भी लेना। 161 का बयान उसका अभी नहीं हो पाया है। महिला सब इंस्पेक्टर ऑथराइज्ड है, वो नोट कर लेगी और इस तरह के मामलों में पीड़िता का वही 161 का बयान माना जाएगा। जब डीडी की बाबत कोमल पुंडीर और चंद्रा टमटा ने उससे पूछा तो उसने बताया कि मैं अपनी दोस्त पिंकी से मिली। पिंकी ने बताया कि हमारे क्लास में पढ़ने वाला मनीष और उसकी बुआ का लड़का राजू आज आने वाले हैं। तू वहीं बाग में चल जहां हम लोग पहले मिले थे, मैं पीछे पीछे आती हूँ। मैं बाग की तरफ चल दी। रास्ते में मुझे एक मोटरसाइकिल पर मनीष, सुभाष और राजू मिले और बाग की तरफ आ गए। पहले वो मुझसे बात करते रहे, फिर उन्होंने मेरे साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। जब मैंने विरोध किया तो मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। मैंने सारे कपड़े वहीं उतार दिए। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं खेतों खेतों से होकर सड़क पर आ गई। ये 161 का बयान जो उसने एलोबरेट करके डाइंग डिक्लेरेशन के बाद नोट कराया। बहुत ही गंभीर बयान था, बड़ा विस्फोटक बयान था। जिसकी आशंका हम लोगों की थी ये उसी तरह का बयान था। 10 मिनट में वहाँ से इंस्पेक्टर कोतवाली, एसपी रूरल और आईओ को सबको सूचित किया गया कि अभी अभी इसने डीडी में 4 लोगों का नाम लिया है। इसके पहले कि अखबार, टीवी ये सब इसके बारे में लिखना शुरू करें, इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो अभी यही होगा कि साहब वो खुले घूम रहे हैं, पुलिस ने कुछ नहीं किया, बलात्कार किया, ये किया, वो किया। चारों की दबिश रात में ही दी गई और चारों लोग अपने अपने घर पर ही मिल गए। पिंकी डॉटर ऑफ राम सिंह, गढ़ी गाड़ीपुरा, ये शाहजहाँपुर में ही है, रामचंद्र मिशन थाने के पास का गांव है। मनीष सन ऑफ शिवलाल कोतवाली का है। राजू सन ऑफ भीखमलाल ये खोड़ेपुर का है और सुभाष सन ऑफ ईश्वरचंद ये शाहजहाँपुर का। ये चारों घर पे मिल गए। चारों को लाया गया। पुराने अपराध संख्या में 376 डी, 511, 120 बी और 201 बढ़ाई गई। केवल डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर, और इन चारों को जेल भेज दिया गया। पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं था। डाइंग डिक्लेरेशन को बड़ा सैक्रोसेंट माना जाता है और कहीं कहीं तो डाइंग डिक्लेरेशन को ही एफआईआर मान लिया जाता है कि हाँ साहब यही एफआईआर मान ली जाए। मरने के पहले अगर उसने कहा है तो ये माना जाता है कि वो सही बोल रही है या बोल रहा है। गिरफ्तारी के समय प्रीति ने बताया कि हाँ हम मिले थे।
लेकिन मैं न बाग की तरफ गई न मेरी कोई इस तरह की बात हुई। बाकी तीनों ने भी यही बताया कि हम आज कॉलेज गए ही नहीं थे। लेकिन मजबूरी ये थी कि डाइंग डिक्लेरेशन में जो चीज़ कही गई है उसको सच मानना ही अंतिम निर्णय हो सकता है। कई तरह के दबाव भी होते हैं, अगर आप उसमें इफ बट करिए फिर तो जाने क्या क्या आपके ऊपर आरोप लग जाएंगे, जाने क्या क्या लोग आपको कह देंगे। मौके पर जो शराब की बोतल मिली थी, खेत स्वामी दयाराम सना छोटे लाल ने ये बताया कि 16 फरवरी को अपने 3 और साथियों के साथ हम लोग वहाँ पर गए थे। अमित को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और उसी में हम लोगों ने शराब मंगा कर वहाँ पी थी। फॉरेंसिक्स वालों ने उसी दिन कहा था कि इतनी ज़्यादा डस्ट है कि वो आज की शराब की बोतल और गिलास नहीं हो सकती। एक तो ये हो गया कि वहाँ पर कपड़े जले हुए मिले, लेकिन वो जो शराब की बोतल और गिलास मिली थी उसका घटना से कोई संबंध नहीं था। विवेचक ने चारों अभियुक्तों की संलिप्तता के बारे में, जब कोई इतना कहे कि नहीं साहब आप चेक कर लीजिए, आप पता कर लीजिए, लोगों से पता कर लीजिए, तो बात समझ में आती है कि नहीं कुछ न कुछ बात इसमें ज़रूर ऐसी है जहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। विवेचक ने चारों अभियुक्तों की संलिप्तता के बारे में पता करना शुरू किया। सबसे पहले राजू घटना के दिन द्वारिका फ्लोर मिल रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड में काम कर रहा था। वहाँ की सीसीटीवी फुटेज, उपस्थिति पंजिका, मैनेजर का बयान, गेट का जो एंट्री के समय इन लोगों का जो दस्तखत कराया जाता है वो, निकलते समय का, वो घटना के समय में किसी भी कीमत पे रुद्रपुर से शाहजहाँपुर नहीं पहुंच सकता था। उसकी मोबाइल की लोकेशन, सीडीआर में उसकी उपस्थिति, इसी तरह बाकी लोगों का भी मौके पर न होना पाया गया। तीनों मृत्यु पूर्व बयान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो शाहजहाँपुर में चिकित्सक ने लिया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी में दाखिल होते ही जो महिला चिकित्सक ने लिया था, और शाम को मजिस्ट्रेट ने जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल में लिया था, तीनों ही मृत्यु पूर्व बयान बहुत बड़े विरोधाभास से भरे हुए थे। लेकिन अंतिम बयान को सैक्रोसेंट मानकर इन चारों को जेल भेज दिया गया। कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज को अच्छी तरह से खंगाला गया, उसको कब्जे में लिया गया था। टीमें बनाकर उसको उसी दिन देखा गया था कि कौन कहाँ से लड़की कब एंट्री की है और कब एग्ज़िट की है। तो वो पिंकी से मिलती हुई दिखाई दी है फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर, लाइब्रेरी से निकलने से पहले। फिर लाइब्रेरी गई है, लाइब्रेरी में अपना किताब ली है या कॉपी ली है, सब अपने बैग में समेटा है, सीढ़ी से उतरी है और कॉलेज के पीछे एक दीवार जो है कई एक जगह टूटी हुई है, वो फांद के बाहर सड़क पर आ गई है। ये पीछे की तरफ का रास्ता है, जबकि फ्रंट गेट पर उसके पिता मोटरसाइकिल लिए उसको छोड़ने के बाद से ही बिल्कुल गेट पर खड़े होकर उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद जो लास्ट कैमरा मिला है सड़क पर एक मेडिकल स्टोर का, उसमें वो सीधे तेज़ी से उसी सड़क पर जो सीधे बाग की तरफ जाती है, पर वहाँ से 5-6 किलोमीटर है, वो उस पर तेज़ी से अकेले चलती हुई दिखाई दी। उसके हाथ में एक छोटा सा फाइल जैसा बैग है, कॉपी किताब वाला, इसके अलावा कुछ नहीं है। कॉलेज के भीतर की सीसीटीवी में वो जहाँ जहाँ दिखाई दी है, पिंकी से मिलने के सिवा हर जगह वो अकेली थी। न उसके आगे कोई लड़का लड़की या न पीछे उसके कोई लड़का लड़की दिखाई पड़ा। मौके पर मिली जो शीशी जिसमें मिट्टी का तेल आया था, वो दरअसल एक कैल्शियम सप्लीमेंट की दवा थी जो हड्डियों की गंभीर बीमारी में दी जाती है। विवेचक ने पता किया कि लड़की का भाई भी इसी तरह की एक बीमारी से ग्रसित है और शाहजहाँपुर में सिटी में ये दवा बहुत कम मेडिकल स्टोर पर, खासकर जो ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं के आसपास मिलती है। वैसे तो डाइंग डिक्लेरेशन में जिन मुलजिमों का उल्लेख था वो जेल चले गए,
पर हम लोगों में से किसी के गले ये उतर नहीं रहा था, वरिष्ठ अधिकारियों के भी और हम लोगों के भी और नीचे भी, कि जिनसे कोई मतलब नहीं है वो ऐसा क्यों करेंगे। सब जगह से अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ली गई, पर डीडी के बाद अगर हम कुछ कहते तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता। हम ये कहते कि साहब ये नहीं थे तो बस यही होता कि पुलिस वाले बचा रहे हैं। वैसे भी जो कहानियाँ अखबारों में और टीवी पे आ रही थी बहुत ही गंभीर और ख़राब प्रकृति की थी। चूँकि ये लड़की एसएस कॉलेज में पढ़ती थी, जहाँ 6 महीने पहले एक लड़की ने स्वामी चिन्मयानंद पर आरोप लगाए थे। ये पूरा प्रकरण आप लोगों को पता होगा। वो भी जेल गए, ये लड़की भी जेल गई और अदालतों में लड़ाई हुई, दुनिया भर का ड्रामा हुआ। ये उसी कॉलेज, वो कॉलेज स्वामी चिन्मयानंद जी का है और ये उसी कॉलेज में छात्रा थी। अब उसको जोड़ के पता नहीं जाने कहाँ कहाँ की कहानियाँ अखबारों में छपने लगी। राजनीतिक लोग भी, चूँकि जिनका कॉलेज है वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो जो विरोधी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अपना राजनीतिक रोटियां सेंकने लगी। इसी बीच में विवेचक, अब सही बात का पता होना बहुत ज़रूरी था। वो तो बेचारे चले गए जेल, जिसका नाम लिया उसने अपनी डाइंग डिक्लेरेशन में, लेकिन वो कहीं से तार मिल नहीं रहे थे। कन्विंस नहीं हो पा रहा था, कोई भी कहीं से भी कन्विंस नहीं हो पा रहा था। तो ये हुआ, तय किया गया कि भाई पहले सही बात तो पता लगे, तब तो हम ये कहें कि ये गलत है ये सही है। विवेचक और जो 4 टीमें थी इन्होंने जी जान लड़ा दी। ये पता लगा कि लड़की की, मृतका की, पीड़िता की शादी 10 दिन पहले टूट गई। जहाँ शादी तय हुई थी वहाँ शादी टूट गई। विवेचक ने उन लोगों से संपर्क किया जिनके घर में इसकी शादी तय हुई थी। जिस लड़के से तय हुई थी उसका नाम था प्रमोद कुमार, सन ऑफ राम किशोर, रेजिडेंट ऑफ बीरमपुर, थाना कटरा, शाहजहाँपुर। उन लोगों ने बताया कि शादी बिल्कुल तय हो गई थी। तारीख के लिए दोनों लोगों को मिलना था, बैठकर बात करनी थी। पर इसी बीच किसी ने आके ये बताया कि लड़की का संबंध, अंतरंग संबंध अपने फूफा के भतीजे से है और शायद लड़की ने ही ये कहलवाया है कि उसकी शादी अगर कहीं और की जाती है तो वो जान दे देगी। लड़के वालों ने बताया कि साहब जब हम लोगों को ये पता लगा, जो उनके फूफा का भतीजा था उसका नाम था अंकित राठौर, सन ऑफ श्री कृष्ण राठौर, रेजिडेंट ऑफ चित्तरी चंगासा, थाना हजरतपुर, बदायूं। लड़के वालों को इस पर यकीन नहीं हुआ। उसने यही कहा था कि मैं जल कर मर जाऊंगी अगर कहीं और शादी हुई तो। प्रमोद के घर वालों ने बताया कि पहले हमको यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर बाद में हमने जब इसको तहकीकात की तो ये बात सही पाई गई। हम लोग डर गए कि अगर शादी हो गई और हम लोगों के घर में आके ऐसा उसने कुछ किया, हमारा पूरा परिवार दहेज एक्ट में, डाउरी एक्ट में जेल चला जाएगा। हम लोगों ने बैठ के निर्णय किया कि हम ये शादी नहीं कर सकते और हम लोगों ने फ़ौरन उनके घर वालों को ये कम्युनिकेट कर दिया 1 हफ्ते पहले कि हम ये शादी किन्हीं कारणों से नहीं करेंगे। और इधर पीड़िता के घर वाले लड़की के फूफा के भतीजे से शादी करने को किसी कीमत पर राजी नहीं थे। शादी टूट गई और सबको ये पता लगा कि उसी वजह से टूटी कि ये शादी फूफा के भतीजे से करना चाहती थी। ये बात कहीं न कहीं से पता लग जरूर गई लड़के वालों को। उसके बाद वो अचानक बहुत अपसेट हो गई और घर वालों को ये आशंका बनी हुई थी कि कोई न कोई अनहोनी ये लड़की करेगी। इसीलिए 24 घंटे उसके साथ कोई न कोई रहता था। घर में माँ और पिता उसको लेके आते थे, कॉलेज में छोड़ते थे और पूरा टाइम कॉलेज के ठीक गेट पर मोटरसाइकिल लेके खड़े रहते थे। जब वो बाहर निकलती थी तो उसको लेके जाते थे। विवेचक को जब ये बात पूरी पता लगी तो उसे तस्दीक करने के लिए उसने लड़की की माँ और लड़की के पिता दोनों के बयान नोट किए।
शुरुआती हिचकिचाहट के बाद दोनों लोगों ने बताया कि हाँ, ये बात सही है और हमें ये आशंका थी कि वो कहीं सुसाइड न कर ले, इसीलिए लोग इसकी निगरानी करते थे। इतना पता लगने के बाद अब ये समझ में आया कि उन चारों का क्या किया जाए जो सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के कारण जेल में है। कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बड़ी घटना है, बहुत हल्ला हुआ है, टीवी अखबार भरे पड़े हैं, और कैसे उनको कहा जाए कि ये झूठे चले गए, ये गलत जेल चले गए। इसी परेशानी में एक एसपी ने पूरी बात बताई कि साहब क्या किया जाए, अभी इनको निकाल देंगे, अभी इनको बरी कर देंगे, अभी ये इनोसेंट हैं, तो अभी सब जान के पीछे पड़ जाएंगे। मैंने उनको बताया कि देखो, इनोसेंट हैं जब तुम भी कह रहे हो, विवेचक भी कह रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि इनोसेंट है, और इनके जेल जाने का मतलब समझ रहे हो, इनका कैरियर, इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा, जिनमें एक लड़की भी है। और अनायास अगर किसी का जीवन बर्बाद होगा, वो जेल में सड़ेंगे, तो पाप भी पुलिस को भुगतना पड़ेगा। जो सही है उसे करिए, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसी बीच ठीक एक महीने बाद पीड़िता की मृत्यु 23 मार्च 2021 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल में हो गई। विवेचक ने सारे गवाहों के बयान, सीडीआर के साक्ष्य, सीसीटीवी के साक्ष्य, सारे डॉक्टरों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, 3 डाइंग डिक्लेरेशन के विरोधाभासी बयान, और लड़की की शादी जहाँ तय हुई थी उनका बयान, शादी क्यों टूटी इसका कारण, इसका उल्लेख करते हुए विवेचना में अंतिम रिपोर्ट संख्या 41/2021 16/5/21 को अदालत में सबमिट कर दी। चारों अभियुक्तों को निर्दोष मानते हुए 169 की कार्रवाई 169 सीआरपीसी की कार्रवाई करने के लिए अदालत से रिक्वेस्ट की गई और अदालत ने उसे छोड़ दिया। चारों जेल के बाहर आ गए निर्दोष होने के कारण। अब आज की घटना तो बहुत हृदय विदारक थी। मरी हुई संवेदना की भीड़ का व्यवहार देखकर बहुत दुख हुआ। कई दिनों तक सिर्फ ये ख्याल करके, जो सब इंस्पेक्टर ने बताया था कि एक बच्ची, एक लड़की, एक नव यौवना 21 साल की एक लड़की जली हुई सड़क के किनारे खड़ी है नग्न अवस्था में, और 250 लोग उसकी वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। वो गिड़गिड़ा रही है, पानी पिला दीजिए। 4 पहिया वाहन कम से कम सो रहे होंगे, ज़रूर उनकी गाड़ियों में पानी की बोतल रही होगी, लेकिन किसी ने पानी देने की हिम्मत नहीं की, किसी ने पानी देने की सोची भी नहीं। और एक बेचारा, और न ही उस दिन उस जाड़े का बहुत समय था, आधे लोग शॉल में थे, दुशाले में थे, किसी ने आगे बढ़ के उसके तन को, उसके आबरू को ढकने की कोशिश भी नहीं की। घर वालों की जिद और लड़की की जिद के बीच 4 इनोसेंट लोग 3 महीने जेल में रहे। ये भी बहुत दुखदाई था पुलिसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि पुलिस के लिए बहुत आसान था कि डाइंग डिक्लेरेशन में इन 4 लोगों का उल्लेख है, जेल भेज ही दिया है, 10 दिन में चार्जशीट लगा के अदालत में सबमिट कर देते। अदालत इनका फैसला करती, चाहे 10 साल लग जाते और 10 साल इन्हें जेल में रहना पड़ता। तो लड़की की जिद सही थी या माँ बाप की, ये कहना मुश्किल है। आप क्या कहते हैं? आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।